वेलकम टू एडुकेमी यूट्यूब चैनल। मैं रोहित कुमार। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये कन्फ्यूज़न होता है कि एमपीपीएससी का या फिर बाकी की जितनी भी स्टेट पब्लिक सर्विस है, कमीशन है, उनके मेंस की तैयारी कैसे किया जाए, उनकी जो मुख्य परीक्षा है उनकी तैयारी कैसे किया जाए, इन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले आप देख सकते हैं एक कोट है, उस कोट पर आप ध्यान दें। कहता है कि भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। लक्ष्य के प्रति संकल्पित होना अति आवश्यक है हमारे जीवन में। हमारा जीवन का जो लक्ष्य, चाहे किसी भी प्रकार का लक्ष्य हो, जो अध्ययन से हो या पूंजीपति बनने के पीछे का हो, लक्ष्य के प्रति बहुत ही डेडिकेशंस और डिटर्मिनेशंस का होना अति आवश्यक है। ये एग्जाम भी लक्ष्य संकल्पित मुद्रा में ये हमें मेहनत को मांगता है। तो अगर हम भाग्य पर विश्वास नहीं करते हैं तो भाग्य उन्हीं को साथ देता है जो मेहनती होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो शुरुआत करते हैं। आशा है कि आप सभी लोग इसी प्रकार से मेहनत कर रहे होंगे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हम इस प्रकार से करते हैं कि आज का जो प्रसंग है कि हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर द एमपीपीएससी मेंस एग्जाम, मतलब हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे प्रारंभिक एग्जाम होते हैं, तो उस प्रारंभिक एग्जाम के कुछ ही 30, 40 या 50 डेज बाद हमारा मुख्य परीक्षा होता है। ऐसी स्थिति में हमें इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्या किया जाए, इतने कम समय में क्या किया जाए। हालांकि हमारी यह स्ट्रैटेजी तो एक साल प्रारंभिक परीक्षा से पहले की भी होती है, हम अपने सिलेबस को आप खत्म कर लेते हैं। लेकिन ये 30 से 40 दिन का बीच का जो गैप है वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसको कैसे टैकल किया जाए, तो इसकी शुरुआत अगर हम बात करें कि 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहली बात यह है कि आप अपना मेंस के एग्जाम, आप जैसे ही अपने प्रारंभिक एग्जाम समाप्त करते हैं, आप अपना प्रीलिम्स एग्जाम जैसे ही आप देते हैं, उसके जस्ट बाद इमीडिएटली उसके बाद आप अपना मेंस के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। मतलब स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस इमीडिएटली टू आफ्टर प्रीलिम्स। क्योंकि ऐसे इसलिए होगा, कभी कभी हम इस बात से सोच में पड़ते हैं कि भाई मेरा प्रीलिम्स में होगा या प्रारंभिक होगा। अगर आपने सिविल सर्विसेज या फिर आप कह सकते हैं कि आपने अपना स्टेट पब्लिक सर्विसेज का लक्ष्य अपने बनाया है और आपके पास वक्त है, तो फिर इंतजार किस बात की कि भाई आप प्रीलिम्स एग्जाम आपने दिया, उसके बाद जस्ट आप मेंस के एग्जाम शुरू कर दीजिए। इस बार नहीं तो उस बार, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। इट्स बेटर है कि आप प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही आपने खत्म हुई और मेंस 30 से 40 दिन। लकली आप अगर प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाते हैं और उसके बावजूद भी आप 10 से 15 दिन आपने इसी प्रकार से वक्त को गंवा दिया, तो उस वक्त भी आप डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे तरह तरह की समस्याओं से जूझेंगे। क्योंकि आपको उस वक्त ये महसूस होगा कि अब तो बहुत कम वक्त बचा है और इस कम वक्त में इन सभी सिलेबस को कैसे पूरा किया जाए। तो समस्याएं बहुत सारी उत्पन्न। इससे बेहतर है कि स्ट्रेस को कम करने के लिए और अपने आप को अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए आप जैसे प्रीलिम्स एग्जाम दें, उसके बाद आप इमीडिएटली ही आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। दूसरी पॉइंट ये है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि रीड मोर राइट इवन मोर। कहा जाता है यहां पर रीड मोर राइट इवन मोर। जितना ज्यादा आप पढ़ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आप लिखने की कोशिश करें। क्योंकि मुख्य परीक्षा, सिर्फ मुख्य परीक्षा जो है वो मुख्य परीक्षा नहीं है, लिखित परीक्षा है। तो जो ज्यादा लिखेगा, लिखना एक कला है, आर्ट है। राइटिंग इज अ आर्ट। आप बहुत ज्यादा, जैसे उदाहरण के तौर पर जो कुछ हम सोचते हैं, क्या उसे हम पन्ने पर उतार पाते हैं? क्या हर व्यक्ति इतिहासकार और रचनाकार हो सकता है? क्या
नहीं, क्योंकि कल्पनाएं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी होती है, हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं होती है, परंतु उस ज्ञान को पन्ने पर उतारने की जो कला होती है वो लिखने से, वो प्रैक्टिस से ही आता है। तो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, सिंपल सी बात यहां पर ये कहा जाता है। तो आपको रीड मोर और राइट इवन मोर की पद्धति को अपनाना होगा कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, क्या उसको आप विद इन टाइम में, सही वक्त में, जो दिए गए निर्धारित वक्त में, क्या आप उसे लिख पाएंगे? तो ये लिखने की कला अगर आपके अंदर में वो शुरू से डेवलप्ड नहीं होगा तो इस एग्जाम को पास करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो बेहतर लिखेगा, भाई एग्जामिनर को उस वक्त आप नहीं दिखते हैं, आपकी लिखने की शैली, आपके लिखने की कला दिखता है, और आपके लिखने की कला के आधार पर ही वो निर्धारित करता है कि वो व्यक्ति कितना इंटेलेक्चुअल है, कितनी बुद्धिजीव है। तो इसीलिए कहा गया है यहां पर कि रीड मोर एंड राइट मोर। तो आपको लिखने की कला को डेवलप करना पड़ेगा, आपको डेकोरेटिव मैनर में। आपने कभी कभी बचपन में ही देखा किसी व्यक्ति की लिखावट अगर बहुत अच्छी है, तो जब लिखावट बहुत अच्छी है तो अगर उसने कम भी लिखा है तो उस पर बेहतर मार्क्स मिल जाते। तो लिखने की कला आपको डेवलप करना पड़ेगा, और लिखने की कला वो लिखने से ही आएगा, है ना, लिखने से आएगा कि अगर आप जितना ज्यादा लिखेंगे वो आपके लिए उतना ही बेहतर है। तो ये आर्ट है, ये नॉलेज बेस्ड सिर्फ नहीं है। नॉलेज इसीलिए कहा गया कि भाई पढ़िए, रीड मोर एंड राइट इवन मोर ऑल्सो। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन 30-40 दिनों में आप ये कोशिश करें कि करीब करीब सारे सिलेबस को आप कवर कर लें। क्योंकि भाई मुख्य परीक्षा में जो पूछे गए जाएंगे, जो प्रश्न पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं वो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित होगा। तो बेहतर ये है कि आप कोशिश करें कि सिलेबस को 2 to 3 टाइम्स इसको आप कवर करें। इससे आपके अंदर में आत्मविश्वास और भी बढ़ जाएगा कि हाँ, किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा, मैं उस प्रश्न के उत्तर देने में मैं सक्षम रहूंगा, क्योंकि हमने सिलेबस को 2 से 3 बार बेहतर तरीके से पढ़ा है। तो इसी को तो डेडिकेशन कहते हैं, इसी को तो डिटर्मिनेशन कहते हैं, इसी को तो लक्ष्य कहा जाता है कि भाई लक्ष्य के अकॉर्डिंग आप जो है हर कार्य को कर रहे हैं। 30 से 40 दिन के अंदर में वो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये हो सकता है, बशर्ते कि अगर हमने लक्षित किया हो बहुत ही बेहतर है, हम अगर संकल्पित हो अपने एग्जाम के प्रति तो ये हो सकता है। सबसे तीसरी बात ये है, अब सवाल यहां पर बनता है, क्वेश्चन ये है कि भाई याद रखिए कि लिखित अभ्यास मुख्य परीक्षा की कुंजी है। पहले भी हमने बताया यहां पर इस बात की चर्चा की कि भाई कि लिखित अभ्यास मुख्य परीक्षा की कुंजी है। हाँ, मुख्य परीक्षा जो मेन एग्जाम की कुंजी जो है लिखित राइटिंग है। तो सबसे पहले लिखने से पहले की अगर हम बात करें तो आप अपनी इंफॉर्मेशंस को भी स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो बेहतर है कि उस वक्त, क्योंकि भाई हम लोग शुरुआती दौर में जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, चाहे सिविल सर्विसेज को हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को हो या MPPSC का हो, इन सभी का जितने भी सिलेक्शन 6 क्लास से लेकर 10th क्लास के बीच तक का ही होता है, मैक्सिमम 12th क्लास तक का। हाँ, 12th क्लास तक का। तो कक्षा 6 से लेके 10th के सारे NCERT और इंटरनेट में जो बहुत सारी जो सामग्री जो आपके एग्जाम के पर्पज से जो बनाए गए हैं, उन सभी को आप बेहतर तरीके से उसको कवर करें। तो NCERT को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसे रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि जिस तरह की जानकारी और गहराई की आवश्यकता होती है उसे किसी भी पुस्तक में खोजना बड़ा मुश्किल होता है। तो कभी कभी कुछ ऐसे टर्म हैं, उस टर्म को आप इंटरनेट के जरिए ढूंढ सकते हैं। आप डायरेक्ट जाइए और उससे रिलेटेड आप उसको इंटरनेट पर डालिए और उससे रिलेटेड या तो शॉर्ट नोट्स आप बना लें या फिर उसे मार्क करके रख लें। तो इस प्रकार की कला अपने अंदर में डेवलप करना होगा। दूसरा बात यह है कि मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है साथ साथ में कि आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड उसके जो विशिष्ट ज्ञान है मध्य प्रदेश का, चाहे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की बात करते हैं या मध्य प्रदेश के एक परिचय की बात किया जाए, एक TMH पब्लिकेशंस की बुक आती है मध्य प्रदेश एक परिचय,
उस बुक को खरीद ले और मध्य प्रदेश के बारे में जितनी भी विशिष्ट बातें हैं उसको आप भली भांति और बेहतर तरीके से आप अध्ययन करें, ताकि मध्य प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम, कोई भी प्रश्न आए उसको आप बेहतर तरीके से आप उसे लिख सकते हैं, आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं, है ना। साथ साथ में एमपी हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा सामान्य ज्ञान भी एक आती है, उस सामान्य ज्ञान को भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे मध्य प्रदेश के सारे क्वेश्चन सब बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, ज्यादा कठिन नहीं है। कठिनाई बस सोचने में और करने में है, सिंपल सी बात है। अगर आप एक बार लग जाएंगे, अगर संकल्पित होकर, तो कब ये हो जाएगा इस बात का आपको भी एहसास नहीं होगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि करंट अफेयर, कोई भी आप हिंदी और अंग्रेजी के एक न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डालें। उसके अंदर की जो संपादकीय है, उसके अंदर की जो एडिटोरियल्स है, अपने आप में एक प्रश्न बनता है। इसीलिए मुख्य परीक्षा में ज्यादातर जितने भी समसामाजिक जो घटनाएं आती हैं उन पर सीधा प्रश्न आपके अखबारों से बनते हैं, चाहे कोई भी एक अंग्रेजी अखबार, जहाँ द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या फिर आप हिंदी की जो सबसे विशिष्ट और बेहतर अखबार है उसको आप पढ़िए, उसके संपादन को पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्न लिखने की कोशिश कीजिए आपका, है ना। साथ साथ में कोई भी एक बेहतर इंस्टीट्यूशंस के या फिर किसी भी संस्था की जो बेहतर हो, जो विश्वसनीय हो, आप उस संस्था, हमारे एडुकेमिस के भी आप मैगजीन को आप परचेज कर सकते हैं। तो ये आपके मासिक जो पत्रिका है जिसमें एक महीने से के सारे समसामाजिक घटनाएं जो इसमें स्टोर किए हुए होते हैं लिखित तौर पर बेहतर तरीके से, तो उसको भी आप प्रयोग कर सकते हो, आपकी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण आपका हो सकता है। चलिए कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि बात यह है कि जो मुख्य परीक्षा के लिए जो उत्तर लेखन की बात है कि भाई राइटिंग, आखिर अभी तो हमने ये बातें किया कि ये काम करना चाहिए। अब राइटिंग कला को डेवलप कैसे किया जाए, ये जो लिखने की जो कला है उसको कैसे डेवलप किया जाए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक आदत है, एक हैबिट है, एक ऐसी आदत जो एक दिन में नहीं आएगी। आपको कम से कम आपको इस एग्जाम के लिए 2 महीना पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा लिखित तौर पर। अगर आपने सब कुछ पहले से, मैं तो 1 साल की बात करता हूं, परंतु जब हम प्रीलिम्स के बाद की बात कर रहे हैं ये, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप जैसे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप प्रारंभिक परीक्षा दे और उसके बाद ही तुरंत मुख्य परीक्षा की तैयारी कर दे। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि समय का रिकॉर्ड रखते हुए, देखिए अगर आपसे कहा जाएगा कि भाई आपको पता है कि प्रारंभिक एग्जाम के जस्ट 40 से 50 दिन बाद मुख्य परीक्षा है, अर्थात मेंस एग्जाम है, तो मेंस एग्जाम है, आपको पता है कि 50 डेज है, तो 50 डेज में ही हमें सब कुछ करना है। तो हम एक समय का रिकॉर्ड बनाएंगे, साथ में परीक्षा के 1 महीना और 2 महीना पहले ही उत्तर लेखन का अभ्यास करेंगे, ताकि आप परीक्षा के दौरान आने वाली स्थिति से ठीक हो सके। आप अगर आपने 2 महीने पहले से 45 डेज लगातार समय अवधि के अंतराल में आपने प्रश्न किया है, तो ये आपकी आदत में बन जाएगा और आप सक्षम हो जाएंगे कि हर प्रश्नों का जवाब कैसे दिया जा सकता है। तो ये आप कह सकते हैं भाई समय का रिकॉर्ड आपको तो रखना पड़ेगा, साथ साथ में आप परीक्षा के दौरान आने वाली स्थिति का भी ठीक ठीक सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अंकों में जो प्रश्न विशिष्ट और अपने उत्तर में जो बिंदु, कोशिश करें ये कि प्रश्न जो कह रहा है, जितने मार्क्स के प्रश्न हैं, और उस प्रश्न को बिंदुवार से एक बुलेट पॉइंट के माध्यम से लिखा जाए। कभी कभी बुलेट पॉइंट से लिखा हुआ जो कहानी जो है, अगर उस कहानी को सही ढंग से प्रस्तुत ना किया जाए तो कहानी बड़ा बोरिंग सा लगता है। तो कोशिश ये है कि प्रश्न जो कह रहा है और उसी प्रश्न को मध्य नजर रखते हुए हम बुलेट पॉइंट के फॉर्म में अगर हम उत्तर को लिखें तो उत्तर जो है सर्वोत्तर हो सकता है ना। और वो जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न के ही बेसिस पर हो तो ज्यादा है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो 100 शब्दों में और 300 शब्दों के अधिकांश उत्तरों को बिंदु प्रारूप में हल करने का प्रयास किया जा सकता है।
देखिए, बिंदुवार लेखन आपको क्या करेगा कि जो विविध सामग्री जो है लिखने का, वो विकल्प प्रदान कर सकता है। आप प्रश्न में पूछे गए विषय को व्यापक पहलू से कवर कर सकते हैं। जो प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न को तोड़िए। सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है उसको तोड़िए और एक पॉइंट को विस्तृत तरीके से लिखने की बात करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे आगे के जो सेशन हमारा होगा, उसमें हम ये आपको बताएंगे कि भाई उत्तर कैसे लिखे जाते हैं और उत्तर सर्वोत्तर कैसे हो सकता है प्रश्न के आधार पर। आगे की वीडियोस में हम इस बात की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, करेंगे। दूसरी बात, आपका जो उत्तर है, आपकी जो उत्तर है वो उत्तर अगर सरल और आसान भाषा में हो, मान लिया कि आप बहुत ही हैवी, आप कह सकते हैं एकदम कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उस कठिन शब्दों का प्रयोग के माध्यम से उत्तर जो है विशिष्ट तो दिखने में लगता है लेकिन मतलब समझ में नहीं आ रहा हो, तो कभी कभी लगता है कि भाई मार्क्स देने में थोड़ी सी बेईमानी हो सकती है। तो बेहतर ये करे कि जो प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखने का प्रयास करे, तथा ताकि जो है फूलदार और जटिल भाषा के लिए जितना हो सके उतना सरल में लिखने की कोशिश, जितना हो सके आप आसान भाषा में लिखें और वो आपके लिए भी बेहतर होगा। आसान भाषा आपके लिए चुनना बहुत ही बेहतर होगा, है ना। दूसरी पॉइंट ये है कि आप देख सकते पूरा पेपर जो है सुपाठ लिखावट चाहिए। अब मान लिया कि लिखने में बार बार ब्यूटिफिकेशन की बात करा, सुंदरता किसे पसंद नहीं हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो किसी भी रूप से हो, आपकी बात है सुंदरता हर जगह। तो लिखावट की भी अगर सुंदरता आपके साथ है तो सोने पर सुहागा वाली बात होती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई कोशिश ये करे कि भाई आपकी लिखावट बेहतर हो। अगर लिखावट बेहतर नहीं भी हो परंतु उसे साफ साफ शब्दों में और अलग अलग माध्यम से तो लिखा ही जा सकता है ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। अब आप कहेंगे कि उतना वक्त तो नहीं होता है, पर वही तो राइटिंग है, वही तो कला को डेवलप करना है कि भाई कम समय में हम बेहतर सुसंगठित और सुंदर अक्षरों के साथ कैसे लिखे जा सकते हैं। अगर इतना आपने कर लिया तो सफलता आपके कदमों में, आपकी मुट्ठी में। दूसरी बात यह है कि समय का रिकॉर्ड रखें कि भाई आपने एक प्रश्न, अब मान लिया 20 प्रश्न आपको पूछे गए, 3 घंटे के अंदर में आपको प्रश्न करना है और आप 5-6 3 घंटे में आप सिर्फ 5 प्रश्न ही कर पाते, तो असफलता तो निश्चित। तो बेहतर है कि भाई जितने प्रश्न दिए हैं उस प्रश्न को आप सही वक्त पर, जो दिए गए वक्त पर आप लिखें। औसत की गुणवत्ता वाले उत्तरों के साथ साथ शब्द सीमा का भी पालन करें, क्योंकि ये परीक्षा गुणवत्ता और मात्रा दोनों की मांग करता है। ये एग्जाम जो है गुणवत्ता और मात्रा दोनों, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बात करता है। अगर 300 शब्दों में कहा है तो आप 300 शब्दों में लिखें, ये क्वांटिटी की बात हुई। और जो प्रश्न कहा है उस प्रश्न के अनुसार लिखिए, ये क्वालिटी की बात कर रहा है। तो जो मेंस एग्जाम है क्वालिटी और क्वांटिटी अर्थात गुणवत्ता और मात्रा दोनों की बात इसमें किया जाता है। दूसरी बात, कोशिश ये रहनी चाहिए कि भाई कोई भी सवाल छोड़े ना, क्योंकि प्रश्न में पूछे गए विषय के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उसको लिखो। सिंपल सी एक कहावत ये भी है कि भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन, कुछ से तो ना बेहतर है कि कुछ आप लिखिए। अगर आप समथिंग इज बेटर देन नथिंग है तो भाई 0 शून्य के स्थान पर तो कुछ नंबर और भी तो मिल सकता है, हो सकता है 5 हो, 6 हो, और वही 5-6 मार्क्स जो है आपकी सफलता का एक सीढ़ी बन सकता है। तो बेहतर ये है कि भाई आप प्रश्न को मत छोड़े, सारे प्रश्न को आप करें। तो आज ये आपका था मुख्य परीक्षा से प्रमुख बातें जो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि मुख्य परीक्षा में प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। साथ साथ में हम मुख्य परीक्षा के कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ प्रश्न को लेंगे और उसे लिखने की कला के बारे में हम चर्चा करेंगे साथ साथ। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और इसी प्रकार की और भी बहुत सारे अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप चाहते हैं तो बेहतर है कि भाई आप इस YouTube चैनल के बेल आइकन को दबाएं ताकि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियां आपको मिले सही वक्त पर। इसलिए उसके बेल आइकन को भी दबाएं और उसको सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।